हेलो स्टूडेंट्स। तो बिहार बीटीएससी एएनएम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ये जो है ये आपका थ्योरी क्लास रहने वाला है अपरा यानी प्लेसेंटा के ऊपर। ठीक है, आपको अभी तक प्लेसेंटा के बारे में आप कुछ भी अगर जानते हो या कुछ भी अगर आप नहीं जानते हो, आपने अभी तक अगर थोड़ा भी पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, तो भी आपको इस क्लास से जो है आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाने वाला है। प्लेसेंटा के बारे में सब कुछ इस क्लास में आज मैं कवर करने वाली हूँ, तो इस क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। ऐसे ही टॉपिक वाइज क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है। तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक विशेष अस्थायी अंग है। ये अस्थायी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि प्लेसेंटा हमारे शरीर में हमेशा प्रेजेंट नहीं होता। प्लेसेंटा सिर्फ और सिर्फ औरत के शरीर में प्रेगनेंसी के वक्त रहने वाला ऑर्गन है। ठीक है, तो ये एक विशेष अस्थायी अंग है जो केवल कब होता है? अभी मैंने आपको बताया, प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय में होता है, केवल गर्भावस्था के समय होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है माँ और गर्भ में पल रहे बच्चे के बीच में संबंध स्थापित करना प्लेसेंटा का काम होता है। यानी प्लेसेंटा क्या करता है? तो प्लेसेंटा एक लिंक बनाता है। ठीक है, प्लेसेंटा एक लिंक बनाता है किसके किसके बीच में? माँ और बच्चे के बीच में जो है वो लिंक बनाता है प्लेसेंटा। ठीक है, अपरा के माध्यम से बच्चे को क्या क्या मिलता है? ये लिंक किस काम में आता है? तो ये लिंक जो होता है वो बच्चे को भोजन देने के, बच्चे को भोजन, ऑक्सीजन और सुरक्षा प्रदान करने के काम में आता है। इसका काम क्या होता है? तो बच्चे को ऑक्सीजन, भोजन और सुरक्षा प्राप्त करवाना। यदि यह सही प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा? बच्चे का विकास पे जो होगा वो बुरा प्रभाव पड़ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि अपरा की परिभाषा क्या होती है। तो ये तो हमने प्लेसेंटा का इंट्रोडक्शन देखा। अब देखते हैं कि प्लेसेंटा की परिभाषा क्या होती है। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में बनने वाला वह अंग जो माँ और भ्रूण के बीच पोषण एवं गैसों का आदान प्रदान करता है उसको अपरा कहते हैं। यहाँ गैसों से क्या अर्थ है? यहाँ गैसों से अर्थ है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ है, जैसे आपको पता होगा कि हर कोई जो है वो ऑक्सीजन जो है वो सांस लेते वक्त ऑक्सीजन गैस लेता है, और सांस जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये फीटस यानी जो भ्रूण माँ के पेट में गर्भ में पल रहा है उसमें गैसों का आदान प्रदान भी प्लेसेंटा के कारण होता है। तो अब फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में बनने वाला वह अंग जो माँ और भ्रूण के बीच पोषण एवं गैसों का आदान प्रदान कराता है उसे हम क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। इसमें होता क्या है? तो माँ के शरीर से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि जो भी पोषक तत्व हैं वो बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, और वहीं ऑक्सीजन भी जो है वो उसी तरह से जाता है, और फीटस यानी भ्रूण के शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही माता के ब्लड में यानी कि जो माँ है उसके ब्लड में वापस आकर के मिल जाता है, जिससे वो माँ के शरीर से वो माँ जो सांस ले रही है वही बच्चे को मिल रहा है, माँ जो खाना खा रही है वही बच्चे को मिल रहा है। ये सब कैसे होता है? तो प्लेसेंटा की वजह से होता है। अब बात करते हैं कि प्लेसेंटा यानी अपरा का फॉर्मेशन, निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो अपरा का निर्माण, फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेसेंटा का। तो सबसे पहले जो निषेचित अंडा होता है, निषेचित अंडा यानी कि फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग। तो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो क्या होता है? तो जब एक मेल और फीमेल जो होते हैं उनका जो गैमेट होता है, जैसे कि मेल का जो स्पर्म होता है और फीमेल का जो ओवम होता है, वो दोनों जब क्या करते हैं, वो दोनों जब फ्यूज़ होते हैं, वो दोनों जब मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। तो जो निषेचित अंडा होता है यानी कि जो स्पर्म के और ये के ओवम से मिलने से जो अंडा बन गया यानी कि जो एग बन गया, ठीक है, जो एग बन गया किसके किसके मिलने से? तो स्पर्म और ओवम के मिलने से वो गर्भाशय के भीतरी परत पे चिपकता है। ठीक है, तो वो गर्भाशय का भीतरी परत कौन सा होता है? एंडोमेट्रियम। ठीक है, सबसे इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस क्या होता है? एंडोमेट्रियम होता है। तो जब निषेचित अंडा यानी कि जो एग है वो कहाँ मिलता है? गर्भाशय के भीतरी परत पे चिपकता है, तब अपरा का निर्माण जो होता है वो शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे आकर के जब ये एग चिपकता है तब यहाँ पे जो है क्या का निर्माण शुरू होता है? इस एरिया में जो है, इस एरिया में यहाँ पे प्लेसेंटा का निर्माण शुरू होता है जहाँ पे वो दोनों चिपकता है। अब बात करते हैं निर्माण कब से शुरू होता है। तो गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह से जो होता है प्लेसेंटा का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, गर्भावस्था के दूसरे सप्ताह से प्लेसेंटा का निर्माण शुरू होता है। पूर्ण विकास कब तक होता है? तो लगभग चौथे महीने तक जो है वो प्लेसेंटा का पूर्ण विकास हो जाता है। कब तक? चौथे महीने तक।
नेक्स्ट जो है इसका आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा को अभी हम लोग डिटेल में स्टेप वाइज देखते हैं, ठीक है। तो निर्माण कैसे होता है, तो जब निषेचित अंडा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भीतरी परत पे चिपकता है, तब क्या होता है, अपरा का निर्माण जो होता है वो शुरू होता है। कैसे शुरू होता है, स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शुक्राणु यानी जो स्पर्म होता है और अंडाणु यानी कि जो फीमेल का ओवम होता है, वो दोनों मिलकर के क्या करते हैं, निषेचित अंडा यानी कि फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं, ठीक है। ये एग बन गया। अब गर्भाशय में आगमन, निषेचित, अच्छा, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है यानी कि स्पर्म और ओवम का जो मिलना होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में। ये जो आपको यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब, इसमें आपका क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में जो है वो ये होता है, फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन होता है। तो निषेचित अंडा जो है वो वहीं बन रहा है, फर्टिलाइज्ड एग कहाँ बन रहा है, फैलोपियन ट्यूब में बन रहा है, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब से विभाजित होता हुआ गर्भाशय में पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो कहाँ पहुँचता है, यूट्रस में पहुँचता है यानी कि गर्भाशय में पहुँचता है। तो गर्भाशय की भीतरी परत में चिपकना यानी कि आरोपण शुरू होता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, आरोपण जो है वो शुरू होता है। कहाँ पे चिपकता है, तो मैंने आपको बताया एंडोमेट्रियम में जो है भ्रूण गर्भाशय की भीतरी परत यानी एंडोमेट्रियम में चिपकती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो भ्रूण की बाहरी परत और गर्भाशय की भीतरी परत से अपरा का बनना शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये फोटो को अगर आप ये स्टेप को देखें जूम करके, तो यहाँ पे क्या है कि भ्रूण की जो बाहरी परत है यानी कि भ्रूण का जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है भ्रूण का, ये और गर्भाशय का जो इनर लेयर है, वो दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, वो दोनों आपस में मिलकर के बनाते हैं अपरा। तो भ्रूण की बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, भ्रूण की बाहरी परत को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। भ्रूण की बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और गर्भाशय की भीतरी परत, दोनों मिलकर के क्या करते हैं, अपरा का निर्माण करते हैं, जो कि चौथे महीने तक पूरा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन किया। कब शुरू होता है, दूसरे सप्ताह पे। ख़त्म कब होता है, तो चौथे सप्ताह पे। ये आपको याद रखना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। चौथे महीने तक उसका पूरा विकास होता है प्लेसेंटा का, ठीक है। अब बात करते हैं अपरा किन भागों से बनती है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे ये स्टेप पे बताया कि भ्रूण जो होता है वो कैसे बनता है, जो अपरा होता है वो कैसे बनता है। तो अपरा आपका भ्रूण की बाहरी परत और गर्भाशय की भीतरी परत से बनता है, ठीक है। तो भ्रूण की इसमें दोनों पार्ट होते हैं, यानी कि प्लेसेंटा का यहाँ से गौर करने वाली बात यह है कि प्लेसेंटा के दो पार्ट्स हैं। क्या क्या हैं, तो एक भ्रूण का पार्ट है यानी कि फीटस पार्ट है, और एक मैटरनल पार्ट है यानी कि माँ का पार्ट है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अपरा का कितना भाग होता है, दो भाग होता है। क्या क्या होता है, मैटरनल पार्ट होता है और साथ ही साथ क्या होता है आपका भ्रूणीय पार्ट यानी कि फीटल पार्ट होता है। तो दो पार्ट में होता है, गर्भाशय की भीतरी परत से बनता है और साथ ही साथ भ्रूण की बाहरी परत जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। तो अपरा का दो भाग हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैटरनल पार्ट का। तो मातृ भाग यानी कि मैटरनल पार्ट जो है वो गर्भाशय की भीतरी परत एंडोमेट्रियम से होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कैसी होती है। तो ये खुरदुरी सी सतह होती है यानी कि रूखी सी, रुखरा रुखरा सा दिख रहा होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें 15 से 20 भाग होते हैं इसके, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉटिलेडन्स कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉटिलेडन्स कहते हैं। ये जो आपको एक एक यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, कॉटिलेडन्स कह रहे हैं। ऐसे ऐसे कितने प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे ऐसे 15 से 20 कॉटिलेडन जो होते हैं वो गर्भाशय, ये वो प्लेसेंटा में यानी अपरा में प्रेजेंट होते हैं, जो कि भीतरी परत से होते हैं। अब बात करते हैं फीटल पार्ट का। तो फीटल पार्ट में ये एक अपरा है, ठीक है। इसका दो पार्ट है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ये क्या है, ये आपका एंडोमेट्रियल यानी कि ये आपका एंडोमेट्रियम का मैटरनल पार्ट है और ये आपका फीटल पार्ट है, ठीक है। अब फीटल पार्ट में बात करते हैं क्या क्या है। तो फीटल पार्ट भ्रूण की बाहरी परत से यानी कि ट्रोफोब्लास्ट से बनती है। ये चिकनी तथा चमकीली सतह होती है। वो क्या थी, वो खुरदुरी सतह थी। ये कैसी सतह है, तो ये चिकनी तथा चमकीली सतह है। यहाँ पे क्या होती है, रक्त वाहिकाएं ढेर सारी प्रेजेंट होती हैं और एमनियन झिल्ली प्रेजेंट होती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड यहीं से अटैच होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ये क्लास जो है वो पूरा प्लेसेंटा कवर करेगा, तो अम्बिलिकल कॉर्ड भी इसमें हम आगे देखेंगे।
इसमें जो जो चीज़ें आपको याद रखनी थी इस टॉपिक से वो क्या क्या है कि अपरा जो होता है वो 2 भाग से बना होता है, मातृभाग और भ्रूणीय भाग यानी मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट। मातृभाग जो होता है वो गर्भाशय की भीतरी परत यानी एंडोमेट्रियम से बना होता है और भ्रूणीय भाग जो है वो भ्रूण की बाहरी परत यानी ट्रोफोब्लास्ट से बना होता है। यह दोनों भाग मिलकर भ्रूण को पोषण, ऑक्सीजन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी लेते हैं। अब बात करते हैं कि प्लेसेंटा होता कहाँ पे है। तो प्लेसेंटा जो है वो गर्भाशय की ऊपरी भाग से जुड़ा रहता है, ठीक है, गर्भाशय की ऊपरी भाग से जुड़ा होता है। इसका सामान्य स्थान कहाँ है, तो इसके 3 सामान्य स्थान हैं। कौन कौन से हैं, तो फंडस, एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर और पोस्टीरियर याद करने का एक सिंपल सा फंडा है कि ए से एंटीरियर यानी आगे का पार्ट, तो यूट्रस जो हमारा है उसका आगे का वॉल क्या होगा, एंटीरियर, और ये यूट्रस का पीछे का वॉल क्या होगा, पोस्टीरियर। इस तरह से आप याद कर सकते हैं ट्रिक के हिसाब से। एंटीरियर और पोस्टीरियर में ऐसे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यूट्रस का फंडस वाला पार्ट क्या होता है, तो यूट्रस का ये जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, फंडस भाग कहते हैं। ये जो फैलोपियन ट्यूब के ऊपर का उभरा हुआ भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम फंडस। और ये वाला पार्ट क्या होता है, ये होता है बॉडी का जो पार्ट होता है इसी में बच्चा डेवलप होता है, ठीक है। और इसी के वॉल से जो होता है यहाँ पे फंडस से भी जुड़ सकता है और एंटीरियर या पोस्टीरियर वॉल से भी जुड़ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपरा का स्थान क्या क्या होता है, तो ये मैंने आपको अभी बताया क्या क्या होता है। पहला है फंडस, तो फंडस जो होता है वो ऊपरी भाग होता है यूट्रस का, उभरा हुआ भाग, ऊपरी भाग जो होता है ये क्या होता है, ऊपरी भाग से जुड़ा होता है। वहीं एंटीरियर वॉल से बात करते हैं तो अपरा जो होता है वो गर्भाशय की आगली दीवार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंटीरियर मतलब आगे, तो आगली दीवार से भी जुड़ा हो सकता है, यानी कि आगे की दीवार से भी जुड़ा हो सकता है। वहीं बात करते हैं पोस्टीरियर वॉल का, तो पोस्टीरियर वॉल यानी कि अपरा जो है वो गर्भाशय की पिछली दीवार, जैसा कि मैंने आपको याद करवाया कि एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। ए फॉर एंटीरियर आगे, पी फॉर पोस्टीरियर पीछे, ठीक है। तो अपरा गर्भाशय की पिछली दीवार से भी जुड़ा हो सकता है। इस तरह से अपरा जो है वो 3 तरह से जुड़ा हो सकता है। सामान्य गर्भावस्था में जो अपरा होता है वो अधिकतर ऊपरी भाग में ही जुड़ा होता है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए ही क्या होता है, सुरक्षित माना जाता है। यानी कि जनरल पोजीशन प्लेसेंटा का क्या होता है, ऊपरी भाग होता है, यानी कि फंडस में जो होता है प्रेजेंट होना प्लेसेंटा का जनरल प्रेजेंटेशन होता है, यानी कि ज़्यादातर जो होता है वो फंडस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये सब कुछ पढ़ा कि अपरा क्या होता है। अपरा का 2 पार्ट होता है, क्या क्या होता है, मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अपरा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो 3 जगह प्रेजेंट हो सकता है, फंडस में, एंटीरियर वॉल में और पोस्टीरियर वॉल में, जिसमें से सबसे जनरल कहाँ है, फंडस में। अब आगे बात करते हैं अपरा का आकार एवं वजन। तो अपरा का आकार कैसा होता है, गोल चिपटा, यानी कि अपरा जो होता है वो गोल होता है और चिपटा होता है। वहीं बात करें व्यास की तो वो 15 से 20 सेंटीमीटर में फैला होता है और उसकी मोटाई कितनी होती है, क्योंकि वो चिपटा है ना, तो उसकी मोटाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर तक उसकी मोटाई होती है। वहीं अगर बात करें वजन तो लगभग आधा केजी यानी कि 500 ग्राम का वजन होता है अपरा यानी प्लेसेंटा का जनरली, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये इसका व्यास होता है और इसकी मोटाई होती है। क्यों, क्योंकि ये गोल चिपटा होता है, तो इसका ये कुछ आपका इस तरह से दिख रहा होता है, गोल चिपटा सा, जिसमें क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में अभी परेशान नहीं होना है, अम्बिलिकल कॉर्ड मैं आगे आपको इसी क्लास में कवर करूँगी, ठीक है। तो इसका वजन कितना होता है, 500 ग्राम तक होता है। अब बात करते हैं अपरा की स्ट्रक्चर, यानी वो कैसा दिखता है। तो मातृ सतह, जैसा कि बताया 2 मुख्य भाग, मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटरनल पार्ट पे। तो मैटरनल पार्ट पे क्या होता है, ये गहरा लाल रंग का होता है और इसकी सतह कैसी होती है, खुरदुरी सी होती है। और ये जो होता है वो कई भाग में विभाजित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडन्स कहते हैं। ये आपको मैंने डायग्राम में भी समझाया था, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये गहरा लाल रंग का होता है, खुरदुरा पार्ट होता है और कई भागों में विभाजित होता है। कितना, तो 15 से 20 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉटिलिडन्स क्या होते हैं, तो अपरा के छोटे छोटे भागों को हम क्या कहते हैं, कॉटिलिडन कहते हैं, जो मैटरनल पार्ट होता है। इसका संख्या कितना होता है, लगभग 15 से 20 होता है। अब बात करते हैं फीटल सरफेस, यानी कि फीटल वाला पार्ट कैसा होता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, वो कैसा होता है, चमकदार होता है, चिकना होता है और नीली रक्तवाहिकाएं दिखाई देती हैं। नीली रक्तवाहिकाएं कौन सा होता है, वेन्स होता है। जो नीली रक्तवाहिकाएं हमें दिखती हैं वो वेन्स होती हैं। वेन का काम क्या होता है, तो वेन जो होता है उनका काम होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में ज़्यादा है उसको ले जाने का काम वेन्स करती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एमनियन झिल्ली प्रेजेंट होता है। एमनियन झिल्ली से ये ढका होता है, यह भाग जो होता है वो एमनियन झिल्ली से ढका रहता है।
ठीक है। अपरा की संरचना ये मैंने आपको बताया है कि ये किससे बना होता है, तो भीतरी परत से बना होता है। ये मातृ सतह होती है यानी मैटरनल सरफेस होती है, जो कि खुरदुरे और लाल रंग की होती है। इस पर क्या होता है, 15 से 20 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। कॉटिलेडन क्या होते हैं, तो छोटे छोटे खंड होते हैं जिसमें रक्तवाहिकाएं यानी कि इंटरवाइलस स्पेसेस होती हैं। रक्तवाहिकाएं की जमहें होती हैं यानी कि रक्तवाहिकाएं प्रेजेंट होती हैं ढेर सारी, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरविलस स्पेस कहते हैं। ठीक है, इंटरविलस स्पेस कहते हैं। आप इसको भी याद रखें कॉटिलेडन्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें मातृ रक्त स्थान होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्राविलस स्पेस कहते हैं, जहाँ पे माता का ब्लड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जिस ब्लड से बच्चे को डिफ्यूजन से, यहाँ से जो है वो डिफ्यूजन होकर के क्या मिलता है, यहाँ से डिफ्यूजन होकर के ब्लड जो है, ब्लड से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब कुछ जाता है। तो ये ब्लड माँ का कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसी इंटरविलस स्पेस में जो है वो माँ का ब्लड प्रेजेंट होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या क्या होता है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज और 1 वेन होते हैं, यानी कि 2 नाल धमनियाँ और 1 नाल शिरा प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज होते हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट होता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फीटल पार्ट में क्या होता है, तो फीटल की बाहरी परत जो है वो किससे बनी होती है, वो कोरियन से बनी होती है। ठीक है, कोरियन से बनी होती है। भ्रूण सतह हम इसे कहते हैं, फीटल पार्ट में जो सतह होती है उसे हम फिटल सरफेस कहते हैं। यह चिकनी, चमकदार और हल्के नीले रंग की होती है। ठीक है, इस पर भ्रूण की रक्तवाहिकाएं जो होती हैं वो दिखाई दे रही होती हैं, तो अभी ये नीला नीला रंग का होता है। और इसमें क्या होता है कि एमनियन झिल्ली से ढकी होती है। तो यहाँ पे आप इसको फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। किसके ब्लड वेसल, फीटल के ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एमनियन झिल्ली से ढकी होती है और ये चिकनी चमकदार सतह होती है जो हल्के नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं इसमें से क्या क्या बातें आपको याद रखने वाली हैं। तो मातृभाग जो होता है वो गर्भाशय के परत से बना होता है, खुरदुरा होता है, हल्के लाल रंग का होता है और इसमें कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इंटरविलस स्पेस में माँ का ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद भ्रूण भाग में क्या होता है, भ्रूण भाग का बाहरी परत जो होता है वो एमनियन झिल्ली से ढकी होती है। यह चिकना, चमकदार होता है और रक्त वाहिकाओं से युक्त होता है, जिसके कारण ये नीला, हल्के नीले रंग का दिखता है। दोनों भाग जो होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से भ्रूण से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है। अभी तक बार बार अम्बिलिकल कॉर्ड का जिक्र आ रहा था, तो अब हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में देखते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, तो यह एक रस्सी नुमा संरचना है जो भ्रूण को अपरा से जोड़ती है। भ्रूण को अपरा से जोड़ने का काम कौन करता है, अम्बिलिकल वेन करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड करता है। यह अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस में यानी कि बच्चे में, भ्रूण में जो है वो कहाँ पे जुड़ा होता है, तो उसकी नाभि पे जुड़ा होता है। ठीक है, उसकी नाभि पे अम्बिलिकल कॉर्ड फीटस में जुड़ा होता है और वो उसकी नाभि यानी कि भ्रूण की नाभि में अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा होता है और वो प्लासेंटा से कनेक्ट करता है, यानी कि माता से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चा कनेक्टेड रहता है। इसका लेंथ कितना होता है, लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर की लंबाई होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की। नाल में उपस्थित रक्तवाहिकाएं कितनी होती है, तो नाल में अभी मैंने आपको बताया था कि नाल में जो होती हैं वो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और 1 अम्बिलिकल वेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो है वो अम्बिलिकल आर्टरी क्या करता है, अम्बिलिकल आर्टरी जो है, अम्बिलिकल आर्टरी का काम क्या होता है, अम्बिलिकल आर्टरी का काम होता है अशुद्ध रक्त यानी कि जो ब्लड है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ब्लड है, जिसमें बच्चे का जो है वो क्या है, जो भी बच्चे का जो एक्सक्रीशन है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है बच्चे का, वेस्ट जो है वो सब कुछ इस ब्लड में प्रेजेंट होता है। किसमें, अम्बिलिकल आर्टरीज के ब्लड में। अम्बिलिकल आर्टरी कितने होते हैं, 2 प्रेजेंट होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में। अम्बिलिकल वेन कितने होते हैं, तो ये 1 होता है और इसमें क्या होता है, इसमें माँ से जितने न्यूट्रिएंट्स बच्चे को जाने हैं, ठीक है, माँ से जितने न्यूट्रिएंट्स बच्चे को जाने हैं, जो भी पोषक तत्व जाने हैं, जो भी ऑक्सीजन जाना है, वो सब कुछ अम्बिलिकल वेन के थ्रू जाता है। क्या क्या जाता है, तो न्यूट्रिएंट्स जो भी माँ से बच्चे को जाना है, पोषक तत्व, और क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। ये किसके थ्रू जाता है, अम्बिलिकल वेन के थ्रू जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है, तो अशुद्ध रक्त यानी कि उसमें भ्रूण का जो होगा वो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो भ्रूण के शरीर से निकल रहा है वो प्रेजेंट होगा, और भ्रूण का जो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम कहते हैं, वो प्रेजेंट होगा। और वहीं वेन की बात करें तो वेन में क्या होगा, माँ के शरीर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वो होगा, और माँ के शरीर से जो भी न्यूट्रिएंट्स बच्चे को जाने हैं वो सब कुछ
प्रेजेंट होगा किसके ब्लड में, अम्बिलिकल वेन के ब्लड में। ठीक है, इस तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा का कार्य क्या क्या है। सबसे पहले है पोषण पहुंचाना। तो अपरा माँ के रक्त से पोषक तत्व लेकर भ्रूण तक पहुंचाता है। ये मैंने अभी आपको बताया, अम्बिलिकल वेन से जो ब्लड है वो माँ से बच्चे तक जाता है, जिसमें पोषक तत्व और ऑक्सीजन सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो मुख्य पोषक तत्व ऐसे क्या क्या होते हैं जो माँ से बच्चे में जाते हैं, तो वो है ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन और आयरन। ये सारे जो हैं वो माँ से बच्चे में जा रहे होते हैं, यानी माँ जो खा पी रही होती है उसके थ्रू ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन सब माँ के शरीर से बच्चे तक जा रहा होता है प्लेसेंटा के वजह से। ऑक्सीजन पहुँचाना, तो माँ के रक्त से ऑक्सीजन लेकर के पहुँचाता है कौन, अम्बिलिकल वेन के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड में भी मुख्यतः कौन ऐसा भाग होता है जो ऑक्सीजन लेके जाता है, तो वो होता है अम्बिलिकल वेन। ठीक है, अम्बिलिकल वेन एक होता है और अम्बिलिकल आर्टरी 2 होते हैं। ये सब याद रखिए आप, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये एक ही बार में बैठ जाए और आपको दोबारा कभी प्लेसेंटा पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े और आपके प्लेसेंटा के सारे क्वेश्चन सही हों। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, तो अभी मैंने आपको बताया फीटस यानी भ्रूण के शरीर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और वापस प्लेसेंटा के पास आता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। अम्बिलिकल कॉर्ड का कौन सा भाग जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड, वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो है वो फीटस से माँ तक पहुँचाता है, तो वो होता है आपका अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी 2 होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ, ये भी मैंने आपको बताया है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू प्लेसेंटा तक पहुंचते हैं, जिससे माँ का शरीर जो है वो बच्चे के भी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर ब्लड से फिल्टर कर देता है। ठीक है, यूरिया आदि जो अपशिष्ट होते हैं वो पदार्थ माँ के शरीर में भेजे जाते हैं, जहाँ माँ का शरीर जो है वो इसको फिल्टर करता है, वो माँ के ब्लड में डाल दिया जाता है, अपशिष्ट निकाल दिया जाता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना, अपरा कुछ हानिकारक जीवाणु से भी भ्रूण की रक्षा करता है। प्लेसेंटा जो होता है यानी कि जो अपरा है वो क्या करता है, ब्लड बैरियर भी बनाता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए कि प्लेसेंटा जो होता है वो ब्लड बैरियर भी बनाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, माँ का और भ्रूण का जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता आपस में, जिससे क्या होता है, बहुत सारे हानिकारक जीवाणु जो माँ के ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो बच्चे को नहीं बीमारी कर पाते, बच्चे के शरीर में नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो ब्लड बैरियर का भी काम करता है। अब बात करते हैं हार्मोन बनाना। तो प्लेसेंटा जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स बना रहा होता है, जिससे जो है वो गर्भावस्था बनाए रखा जा सके। तो पहला हार्मोन क्या है, HCG। HCG का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो है वो गर्भावस्था बनाए रखने के लिए होता है और प्रेगनेंसी टेस्ट में पाया जाता है। HCG का जो हार्मोन है वो किसमें, वो यूरिन में मिलता है। तो जब भी एक महिला जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है यूरिन के थ्रू। यूरिन में अगर HCG प्रेजेंट है मतलब महिला प्रेग्नेंट है, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और अगर यूरिन में HCG प्रेजेंट नहीं है मतलब कि महिला प्रेग्नेंट नहीं है और उसका जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आएगा। इस तरह से HCG हार्मोन का रोल होता है। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये भी अपरा के द्वारा बनाया जाने वाला एक हार्मोन है। ये गर्भ को सुरक्षित रखता है और गर्भाशय की मांसपेशियों को शांत रखता है, यानी कि मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता है। कौन, प्रोजेस्टेरॉन। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन भी बनाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो गर्भाशय की वृद्धि कराता है और स्तनों का विकास कराता है। अब बच्चा अगर जब डिलीवर होगा तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी तो करानी होगी, माँ को स्तनपान भी तो कराना होगा, तो उसके लिए ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और गर्भाशय की वृद्धि दोनों कौन कराता है, ईस्ट्रोजन कराता है। अब बात करते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन यानी HPL हार्मोन। ठीक है, तो ये HPL हार्मोन का क्या काम होता है, स्तनों में दूध उत्पन्न हेतु तैयार करना, यानी कि ब्रेस्ट को इतना तैयार करना कि वहाँ पे दूध बन सके, बच्चे के जन्म के बाद जो है वो लैक्टेशन का प्रोसेस शुरू हो सके, इसके लिए तैयार करना है। इसके लिए कौन सा हार्मोन होता है, HPL हार्मोन होता है, यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन होता है। तो अपरा का फंक्शन क्या क्या होता है ये अभी हम लोग यहाँ पे एक ही बार में डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहला है पोषण देना, यानी कि माँ से पोषण तत्व बच्चे तक पहुँचाना, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, खनिज यानी कि मिनरल्स। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो माँ के शरीर में भेजना, जहाँ माँ का शरीर उसे फिल्टर करता है बाद में। ठीक है, बच्चे के जो ऑर्गन्स होते हैं वो फिल्टर नहीं कर रहे होते उसका ब्लड, बल्कि वो कहाँ भेज दिया जाता है, माँ के शरीर में भेज दिया जाता है, जहाँ पे माँ का शरीर उसे फिल्टर करता है। भ्रूण को डिटॉक्स करना। ठीक है,
वहीं बात करते हैं ऑक्सीजन पहुंचाना, यानी कि माँ के रक्त से ऑक्सीजन लेकर भ्रूण तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के रक्त में भेजता है, किसके रक्त में? माँ के रक्त में भेजता है। श्वसन में मदद करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, बहुत सारे हानिकारक जीवाणु से जो है वो भ्रूण की रक्षा करता है। वहीं बात करते हैं हार्मोन की, तो HCG हार्मोन बनाता है, HPL हार्मोन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है और ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है। यह गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, गर्भाशय की परत को मजबूत रखता है और भ्रूण का विकास जो होता है उसे सुनिश्चित करता है। ये नाल के माध्यम से बच्चे से जुड़ा होता है। नाल क्या होता है? तो नाल जो होता है उसमें 2 धमनियाँ यानी कि 2 आर्टरीज, 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट होता है। हमेशा याद रखिएगा कि अम्बिलिकल आर्टरी जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके जाते हैं, यानी कि वो अम्बिलिकल आर्टरी जो होते हैं वो कहाँ से ब्लड ले करके आते हैं? तो वो आपका जो होते हैं वो अपसिस्ट यानी कि फीटस से ब्लड जो होता है वो प्लेसेंटा तक लाते हैं। वहीं अम्बिलिकल वेन जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो वो माँ से ब्लड भ्रूण तक यानी फीटस तक लेकर के जाते हैं। अपरा के ये सभी कार्य जो होते हैं वो माँ और बच्चे को सुरक्षित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। बात करते हैं अपरा में रक्त संचार यानी कि प्लेसेंटा में जो ब्लड का संचार होता है वो कैसे होता है। तो मातृ रक्त जो होता है वो कहाँ से आता है? तो माँ के गर्भाशय धमनी यानी कि जो यूट्रस के आर्टरी होते हैं वहाँ से मातृ रक्त आता है। वहीं बात करते हैं भ्रूणीय रक्त का, तो नाल के माध्यम से जो होता है यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके माध्यम से भ्रूणीय रक्त आता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ब्लड बैरियर बनाता है, यानी कि माँ और भ्रूण का रक्त जो होता है वो कभी भी सामान्यतः सीधे नहीं मिलते, वो कभी भी सीधे मिल नहीं रहे होते, जिसके कारण क्या होता है? भ्रूण जो होता है यानी जो फीटस होता है वो बहुत सारी बीमारियों से बचा हुआ रह पाता है। ठीक है, ब्लड बैरियर का काम कौन करता है? अपरा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपरा का प्रकार। अपरा कितने प्रकार का होता है? तो अपरा गर्भाशय की भीतरी वाल से अलग अलग जगह पर, स्थान पर जुड़ा होता है, जिसके आधार पर उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर प्लेसेंटा। तो एंटीरियर प्लेसेंटा क्या होता है? इसमें अपरा जो होता है वो अर्घ भाग यानी कि आगे की भाग से जुड़ा हुआ होता है। तो अपरा गर्भाशय की आगली भाग यानी कि आगे की भाग से जुड़ा होता है। यह जो है वो सबसे सामान्य प्रकार है, यह जो है वो सबसे सामान्य और सुरक्षित प्रकार है। कौन? पोस्टीरियर। ठीक है, और ये कौन सा है? ये सबसे सामान्य प्रकार है। प्रसव में सामान्यतः कोई समस्या नहीं होती, इसमें प्रसव में कोई समस्या देखने को नहीं मिलती। पोस्टीरियर पार्ट क्या है? अपरा का जो होता है वो पीछे का भाग में जुड़ा होता है। इसमें क्या है? अपरा गर्भाशय की पिछली भाग से जुड़ी होती है और इसमें प्रसव में कोई विशेष समस्या देखने को नहीं मिलती। वहीं बात करते हैं फंडल प्लेसेंटा का। तो फंडल प्लेसेंटा में अपरा जो होती है वो ऊपर के भाग से यानी कि शीश वाले भाग से जुड़ी होती है और इसमें क्या होता है? इसमें बहुत ही क्या होता है? निर्धारित होती है और सुरक्षित प्रकार होती है। ठीक है, और इसमें कहाँ से जुड़ा होता है? तो यूट्रस का जो उभरा भाग है यानी कि फंडस वाला भाग है वहाँ से प्लेसेंटा जुड़ा होता है। बच्चे को पोषण जो होता है वो सबसे अच्छा फंडल प्लेसेंटा के केस में ही मिलता है। अब बात करते हैं चौथा जो है वो है लो लाइंग प्लेसेंटा। पहला क्या था? एंटीरियर प्लेसेंटा, दूसरा क्या था? पोस्टीरियर प्लेसेंटा, तीसरा क्या है? फंडल प्लेसेंटा, चौथा क्या है? लो लाइंग प्लेसेंटा। लो लाइंग प्लेसेंटा क्या होता है? अपरा जो होता है वो निचले भाग से जुड़ा हुआ होता है। हमने जब देखा था कि प्लेसेंटा प्रेजेंट यानी अपरा प्रेजेंट कहाँ होता है, तो वो जो होता है वो ऊपरी भाग से प्रेजेंट होता है, ऊपरी यूटेराइन वॉल से प्रेजेंट होता है, यानी कि ऊपरी गर्भाशय के दीवार से प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिख रहा है? लो लाइंग प्लेसेंटा, यानी कि अपरा जो है वो निचले भाग से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें अपरा जो होता है वो निचले भाग से जुड़ी हुई होती है। यह स्थिति समय के साथ ऊपर भी जा सकती है। कुछ मामलों में सावधानी आवश्यक होती है क्योंकि ये जो होता है ये थोड़ा सा रिस्की होता है, रिस्की प्रेगनेंसी के अंतर्गत आता है। कौन? लो लाइंग प्लेसेंटा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार है जिसमें गर्भाशय के निचले भाग में स्थित अपरा होती है, जिसमें क्या क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया रिस्की प्रेगनेंसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? तो अपरा गर्भाशय के निचले भाग में होकर के गर्भाशय के मुंह यानी सर्विक्स, गर्भाशय का जो ये जो सर्विक्स वाला पोर्शन होता है, ये मुंह जिसे हम सर्विक्स कह रहे हैं, यहाँ पे इसको ढक लेती है। ठीक है, अपरा जन्म मार्ग यानी सर्विक्स को पूरी तरह ढक लेती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं।
ठीक है, ये एक रिस्की प्रेगनेंसी है। ठीक है, दर्द रहित रक्तस्राव होता है, यानी कि दर्द नहीं होता लेकिन रक्तस्राव होता है। माँ और शिशु दोनों के लिए ये जोखिम भरा होता है। मैंने बताया आपको ये रिस्की प्रेगनेंसी होती है। प्रसव सामान्य मार्ग से संभव नहीं होता। अब बच्चे को जहाँ से डिलीवर होना है, बच्चे को जहाँ से बाहर निकलना है, ये सर्विक्स वाला पार्ट, यही अगर ब्लॉक है प्लेसेंटा से, यही ढक गया है प्लेसेंटा से, तो प्रसव सामान्य रूप से कैसे होगी? तो ऐसे समय में क्या होता है, LSCS यानी कि सीजेरियन करके ही बच्चे को निकाला जाता है। इसमें सामान्य मार्ग से प्रसव संभव नहीं होता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं विशेष प्रकार क्या है, और विशेष प्रकार है मार्जिनल प्लेसेंटा। तो ये भी जो है मार्जिनल प्लेसेंटा जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया का ही एक अलग रूप है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अपरा जो होता है वो जन्म मार्ग के किनारे तक पहुंच जाती है। ठीक है, यानी कि बहुत किनारे तक होती है। इसमें क्या होता है, अपरा जो होता है वो गर्भाशय के निचले भाग में होता है, लेकिन सर्विक्स को पूरी तरह नहीं ढका होता। ठीक है, वो पूरी तरह नहीं ढका होता। हल्का रक्तस्राव हो सकता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग देखने को प्रेगनेंसी के दौरान मिल सकती है। निगरानी और सावधानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है इसमें, किसमें, मार्जिनल प्लेसेंटा में। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, सामान्यतः अपरा जो होता है वो ऊपरी भाग में जुड़ा होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ऊपरी भाग में जुड़ा होता है। अगर लो लाइंग प्लेसेंटा है तो उस समय में क्या है, वो समय के साथ ऊपर चला जाता है, विशेषकर दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में। ठीक है, दूसरा और तीसरा ट्राइमेस्टर क्या होता है, तो पहले 3 महीने को हम पहला ट्राइमेस्टर कहते हैं। दूसरे 3 महीने को, जैसे 9 महीने की पूरी प्रेगनेंसी हुई तो पहला 3 महीने को हम पहला ट्राइमेस्टर कहते हैं। दूसरे 3 महीने को, यानी कि चौथा, 5वां और 6ठा महीने को हम क्या कहते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। और वहीं 7वां, 8वां और 9वें महीने को हम तीसरा ट्राइमेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो लो लाइंग प्लेसेंटा जो होता है वो दूसरे और तीसरे त्रैमास यानी कि दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर तक ऊपर चली जाती है। ठीक है, अपरा प्रीविया यानी प्लेसेंटा प्रीविया प्रसव के समय एक गंभीर स्थिति क्रिएट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपरा का प्रकार जानना गर्भावस्था की देखभाल और सुरक्षित प्रसव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगर हम किसी जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया वाली माँ हैं, जिनका जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा प्रीविया वाला सिचुएशन है, और वैसे में अगर हम सामान्य प्रसव करवाने का सोचते हैं तो वो क्या है, वो हानिकारक हो सकता है, माँ और शिशु दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। तो इसीलिए हमें डिलीवरी करवाने से पहले ये पता होना चाहिए कि अपरा का प्रकार जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में, जो कि मैंने आपको अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अब इसको और डिटेल में देख लेते हैं। जब अपरा गर्भाशय के निचले भाग में लग जाए और जन्म मार्ग यानी सर्विक्स को पूरी तरह से ढक ले, जन्म मार्ग यानी कि सर्विक्स को जो है वो पूरी तरह से ढक ले, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं कि बिना दर्द का रक्तस्राव, यानी कि पेन नहीं होगा लेकिन ब्लीडिंग होगी। कब, प्रेगनेंसी के दौरान। चमकीली लाल रक्त जो होता है वो निकल रहा होता है। खतरे क्या क्या होता है, तो अत्यधिक रक्तस्राव अगर हो जाए तो माँ में शॉक का सिम्टम हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, शॉक हो सकता है, माँ की जान तक जोखिम में पड़ सकती है। माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है इसमें। ठीक है, किसमें, प्लेसेंटा प्रीविया में। अब बात करते हैं एब्रप्टियो प्लेसेंटेई, ये क्या होता है। तो एब्रप्टियो प्लेसेंटेई क्या होता है, जब अपरा बच्चे के जन्म से पहले गर्भाशय से अलग हो जाए। अब प्लेसेंटा जो है वो कहाँ होता है, तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम से ऐसे जुड़ा हुआ होता है। अब अगर ये डिलीवरी से पहले ही अगर ये यहाँ यूट्राइन वॉल से अलग हो जाए, ठीक है, अगर ये कुछ ऐसा हो जाए, कब, ये अगर यहाँ से प्लेसेंटा अलग हो जाए, किससे, यूट्राइन वॉल से अलग हो जाए बच्चे के डिलीवर होने से पहले, तो इसे हम क्या कहते हैं, एब्रप्टियो प्लेसेंटाई कहते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, तेज पेट दर्द जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, काला रक्तस्राव देखने को मिलता है और गर्भाशय जो होता है वो कठोर हो जाता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं रिटेंड प्लेसेंटा की। ये भी जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है, एब्रप्टियो प्लेसेंटाई। इसमें भी माँ और बच्चे दोनों पर जो है, माँ के जान पे भी खतरा होता है और बच्चे के भी जान पे खतरा होता है। माँ के जान को क्यों खतरा होता है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है तो उसके कारण, और बच्चे के जान पे भी खतरा होता है। अब बात करते हैं रिटेंड प्लेसेंटा। रिटेंड प्लेसेंटा क्या है, तो रिटेंड प्लेसेंटा जो होता है वो जब प्रसव के बाद अपरा बाहर ना निकले। ठीक है, जब प्रसव के बाद जो है वो बच्चा जो अपरा है उसे बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन अगर वो बाहर ना निकले तो उसे हम क्या कहते हैं, रिटेंड प्लेसेंटा कहते हैं। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं, तो प्लेसेंटा में संक्रमण यानी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, और PPH जिसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट पार्टम हेमोरेज कहते हैं, यानी कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव, इसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट पार्टम हेमोरेज कहते हैं। ठीक है, तो ये भी देखने को मिल सकता है। पोस्ट पार्टम हेमोरेज का मतलब क्या होता है कि जो
प्रेगनेंसी है वो उसके ख़त्म होने के बाद यानी डिलीवरी होने के बाद औरत में अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो उसे हम PPH यानी पोस्टपार्टम हेमोरेज कहते हैं। ठीक है। अपरा निष्कासन के लक्षण, तो अपरा बाहर निकल गया है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो डिलीवरी के बाद अपरा बाहर निकल गया है, इसके लक्षण होते हैं कि अचानक रक्तस्राव, नाल लंबी दिखाई देना, गर्भाशय गोल एवं कठोर होना। तो अपरा निष्कासन के ये लक्षण हैं। ठीक है। इस तरह से ये जो है अपरा की जांच क्यों की जाती है? तो अब अपरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है माँ के लिए भी, बच्चे के लिए भी, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो अपरा की जांच करते रहें, ताकि हमें किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मेलिटी हो, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया हो या मार्जिनल प्लेसेंटा हो या लो लाइंग प्लेसेंटा हो, कुछ भी हो तो हमें पहले पता लग जाए। ठीक है। तो उसके लिए अपरा की जाँच की जाती है। तो और फिर डिलीवरी के बाद भी अपरा जो है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाए, वरना रिटेन्ड प्लेसेंटा हो सकता है जिसके कारण माँ में PPH देखने को मिल सकता है या फिर इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपरा की जांच करें। तो इसका कारण क्या है कि कोई भी भाग जो है वो यूट्रस के अंदर ना रह जाए। ठीक है। जांच क्यों करते हैं? तो क्या जांच करते हैं? तो इसमें हम कॉटिलेडन्स, मेम्ब्रेन और पूर्णता जांच करते हैं। कई बार ऐसा क्या होता है, पूर्णता का मतलब मैं आपको बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि प्लेसेंटा बाहर आ जाता है लेकिन उसके कुछ पार्ट जो हैं वो यूट्रस के अंदर रह जाते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन, PPH ये सब कुछ होता है। तो इसीलिए वो पूरी तरह से बाहर निकला है कि नहीं, इसका जाँच भी हम करते हैं डिलीवरी के बाद, जब प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। तो अपरा का महत्व क्या है माँ के लिए है कि गर्भावस्था को बनाए रखता है प्लेसेंटा। बच्चे के लिए क्या क्या है? तो बच्चे के लिए इसलिए है क्योंकि बच्चे को जो है वो पोषण, ऑक्सीजन, सुरक्षा सब कुछ जो है वो प्लेसेंटा से ही मिल रही होती है। ठीक है। तो प्रशिक्षण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? तो अपरा का वज़न कितना होता है? अपरा का वज़न 500 ग्राम होता है। ठीक है। कॉटिलेडन्स कितने हैं? तो 15 से 20 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। नाल में धमनियाँ होती हैं कितनी? 2, यानी कि जब हम अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं, बच्चे के नाभि से वो जुड़ा होता है, तो आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म ले लेता है तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड को जो है वो काट दिया जाता है। तो काटने के बाद जो है अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 धमनियाँ और 1 वेन जो है वो दिखना चाहिए, यानी कि 2 आर्टरी और 1 वेन जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड में दिखना चाहिए। ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि बिना दर्द के रक्तस्राव होना, कब? प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है। ये है क्या? प्लेसेंटा प्रीविया का सिम्टम। एब्रप्टियो प्लेसेंटाई क्या है? तो दर्द युक्त रक्तस्राव, यानी कि दर्द के साथ अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो एब्रप्टियो प्लेसेंटा का केस होता है, प्लेसेंटाई का केस होता है। इसमें क्या होता है? तो प्लेसेंटा जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान यूटेराइन वॉल से डिटैच हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। ठीक है। HCG क्या है? तो ये एक हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, जो कि किसके द्वारा सिक्रीट होता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट होता है। और ये क्या करता है? गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है। इस तरह से हमारा ये आज का क्लास जो है वो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं प्लेसेंटा पे थ्योरी क्लास जैसे लेकर के आई हूँ वैसे ही, क्योंकि प्लेसेंटा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर आपको एक MCQ का भी लेक्चर ला के दूँ जिसमें ढेर सारे जो है वो MCQ प्रैक्टिस आप कर पाए प्लेसेंटा टॉपिक के ऊपर, जो भी आपने आज पढ़ा है उसके बेसिस पे, तो उसके लिए आप कॉमेंट्स में हमें बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक जो है MCQ प्रैक्टिस का क्लास भी लेते आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।